Hello everyone. Welcome to the first episode of Fitness Insights with Mohsin, powered by DG Fitness Academy. My name is Mohsin Merchant and I am the founder of DG Fitness Academy. आज हम बात करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म के ऊपर। बेसिकली हमने सुना रहेगा कि एक फलाना इंडिविजुअल का मेटाबॉलिज्म फास्ट है, इसलिए उसका फैट लॉस फास्ट होता है। एक फलाना इंडिविजुअल का मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो उसका फैट लॉस काफ़ी स्लो होता है। इसका वेट बढ़ जाता है, कुछ नहीं खाता है तो भी वेट बढ़ जाता है। ये बहुत कुछ खाता है तो भी इसका वेट कम रहता है, बढ़ता नहीं है। ही इज़ वेरी स्किनी, ही इज़ वेरी मस्कुलर और ही इज़ वेरी फैट। सो एंड ऑफ द डे सब लोग ब्लेम करते हैं मेटाबॉलिज्म के ऊपर, बट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म बहुत लोग कम रखते हैं। आज के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। ये साइंटिफिक चैप्टर है बेसिकली। हम लोग यहाँ पे जो भी वीडियोस डिस्कस करेंगे हम लोग साइंटिफिकली डिस्कस करेंगे। नो आर पार की बातें, अगर वो साइंटिफिक है तो वहाँ पे हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। अगर मुझे कंपेयर करने का मौका मिले मेटाबॉलिज्म को, तो मैं कंपेयर करूंगा एक कार के साथ। बेसिकली एक कार को रन करने के लिए या एक कार को फ्यूल जो देता है वो है बेसिकली पेट्रोल। अगर मुझे कार को रन करना है तो कार को रन करने के लिए मुझे लगेगा पेट्रोल। इज दिस क्लियर? अब बेसिकली कार जब रन करती है, कार जब किलोमीटर्स कवर करती है, तो हम लोग उस चीज़ को कहते हैं माइलेज। कि बेसिकली एक कार ने कितना माइलेज दिया। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट कार्स है। कोई 10 किलोमीटर पर लीटर देगा, कोई 20 किलोमीटर पर लीटर देगा, कोई 30 किलोमीटर पर लीटर देगा, या तो कोई 40 किलोमीटर पर लीटर देगा। बेसिकली ये क्या हो गया, डिफरेंट माइलेजेस ऑफ डिफरेंट कार कंपनीज। अभी क्यों होता है? क्योंकि अगर कोई कंपनी या कोई कार कम माइलेज दे रही है, कोई कोई तो 5 भी देता है बेसिकली। ठीक है, अभी तक तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो कंपनी बेसिकली हाई एफिशिएंट होती है, बेसिकली वो क्या करती है, लेस पेट्रोल यूज करती है। ठीक है, लेस पेट्रोल यूज करके वो ज्यादा रन करती है। तो बेसिकली इसमें क्या कहा जाएगा, वो कार का जो फ्यूल बर्निंग है वो कम है। ठीक है, तो अगर कोई कार सिर्फ 5 किलोमीटर पर लीटर देती है, उसका फ्यूल बर्निंग क्या है, ज्यादा है। आइडली आई वुड से जो कार स्पोर्ट्स कार है, बिग एसयूवीज है, हाई परफॉर्मेंस कार है, लग्जरी कार्स है, जिनका माइलेज बेसिकली कम रहता है, जिनके इंजन बड़े रहते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म इज हाई। बिकॉज उनको रन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो क्या होता है, ज़्यादा फ्यूल बर्न होता है। ऑन दी अदर हैंड जो 40 किलोमीटर पर लीटर है, ये बेसिकली क्या है, हाई एफिशिएंसी वाली गाड़ियाँ हैं, यानी कि इनको क्या रहेगा, इनका मेटाबॉलिज्म लो रहेगा। आइडली क्या करेगा, कम पेट्रोल करेंगे और ये ज़्यादा टाइम तक चलेंगे। तो इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि मेटाबॉलिज्म कैसा है। यहाँ पे हाई मेटाबॉलिज्म हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, लो। यहाँ पे क्या हो जाता है, लो मेटाबॉलिज्म। आइडिया क्लियर हुआ? इसी को हम कंपेयर करेंगे ह्यूमंस के साथ, इंसान के साथ। काफ़ी सारे इंसान का मेटाबॉलिज्म जो रहता है वो हाई रहता है, और काफ़ी सारे लोगों का मेटाबॉलिज्म क्या रहता है, लो रहता है। इसका मतलब क्या है, जिनका हाई मेटाबॉलिज्म है उनकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस की क्वांटिटी हाई है, ज़्यादा है, और जिनके बॉडी में मेटाबॉलिज्म लो है, मतलब उनकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन की क्वांटिटी क्या है, कम है। डिफरेंस क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर? अब ये जो केमिकल रिएक्शंस है, आइडियल मेटाबॉलिज्म क्या है, ये हम लोग आगे देखेंगे, ये समझेंगे, बट एक कंपैरिजन के हिसाब से मुझे ये चीज़ें आपको बताना ज़रूरी था, ताकि एक टॉपिक और थोड़ा क्लियर हो जाए। इज दिस क्लियर? बढ़ते हैं आगे। नाउ अगर मैं मेटाबॉलिज्म की बात करूं, मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन क्या होगा, द सम
total of all the chemical reactions in human body। मतलब आपकी ह्यूमन बॉडी में जितने भी टोटल केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसका कंपेयर उसका कंपाइलेशन, मतलब जितने आपके बॉडी में ब्रेकडाउन हो रहे हैं, आपके बॉडी में मेक जो भी कंपाउंड्स बना रहे हैं या कंपाउंड्स तोड़ रहे हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनका सम टोटल। सो बेसिकली ह्यूमन बॉडी और मैं कार को जो कंपेयर कर रहा था वो बेसिकली अनफेयर है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स मशीन। ये हमेशा याद रखना, आपकी जो ह्यूमन बॉडी है ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मशीन है और इसमें बहुत सारे सिस्टम्स रन करते हैं, काफ़ी सारे सिस्टम्स रन करते हैं, मोस्ट ऑफ द 11 एंड 12 सिस्टम्स है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, आपके ब्लड सर्कुलेशन का हो गया, ठीक है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूँ तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है। अगर मैं आगे और बात करूँ तो CNS हो गया, अगर मैं आगे बात करूँ तो मस्कुलर सिस्टम हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो ये जो सारे सिस्टम्स है इनको रन करने के लिए बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी। और ये एनर्जी जो जनरेट होती है उसको क्या कहा जाता है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जो भी एनर्जी जनरेट करनी रहेगी, जो भी आगे बॉडी को रन करना रहेगा, तो इसको क्या कहा जाएगा, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली कितने सिस्टम्स हैं ऑन एन एवरेज, 11 सिस्टम्स हैं, ठीक है। सुनो, अभी जो आपकी बॉडी में एनर्जी जनरेट होता है, ठीक है, आपकी बॉडी में जो एनर्जी जनरेट होता है इट्स अ प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आपकी बॉडी में जो भी एनर्जी जनरेट होती है इट्स अ प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और ऐसे दुनिया भर के केमिकल रिएक्शन जो आपकी बॉडी में होते रहते हैं। और ये केमिकल रिएक्शन बेसिकली सिर्फ एनर्जी जनरेशन के लिए नहीं रहता है, आपके फूड डाइजेशन में होता है, बराबर। केमिकल ब्रेकडाउन के टाइम पे आपकी बॉडी में जो एंजाइम्स रहते हैं वो फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। मसल जो ब्रेक डाउन होता है उसको रिपेयर करने के लिए केमिकल रिएक्शंस होते हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ब्रेन को बहुत सारे एंजाइम्स लगते हैं उसके लिए केमिकल रिएक्शंस होते हैं, दुनिया भर की चीज़ें, ठीक है। तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस आपकी ह्यूमन बॉडी में फुल टाइम चलते रहते हैं। अब ये जो केमिकल रिएक्शंस है इसको हम दो सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। द वन इज anabolic and the other one is catabolic। तो जो एनाबॉलिक होगा या जो कैटाबॉलिक होगा इसको हम कहेंगे ब्रेकडाउन, ठीक है। और हम लोग जो एनाबॉलिक की बात करेंगे तो एनाबॉलिक में बेसिकली क्या होता है, टू मेक, यानी कि यहाँ पे कोई चीज़ बनाई जाती है एनाबॉलिक में, और कैटाबॉलिक में क्या होता है, कोई चीज़ को तोड़ी जाती है। पहले कैटाबॉलिक के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे वन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज broken down into simple molecules, तो उसको कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने प्रोटीन खाया, आज आपने एग्स खाया, तो एग्स में होता है, आपने एग्स खाया तो एग्स को ब्रेक डाउन किया गया, प्रोटीन उसमें से अलग किया गया, आपकी बॉडी ने उसको अलग किया, प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया आपकी बॉडी ने अमीनो एसिड्स में, ठीक है। ये अमीनो एसिड्स को ब्रेक डाउन किया गया पेप्टाइड्स में, तो ये हो गया आपके सिंपल ऑफ द सिंपल कंपाउंड जहाँ पे आपका प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है। तो इसको कहा जाएगा बेसिकली कैटाबॉलिक रिएक्शंस। और जब कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जब कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं
एनर्जी इज रिलीज्ड। जब कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं तो क्या होता है, आपकी बॉडी एनर्जी रिलीज करती है। ठीक है। ऑन दी ऑपोजिट, एनाबॉलिक इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। व्हेन टू और मोर simple simple molecules are synthesize भी बोल सकते हैं, आर joined अगर बहुत सिंपल में समझना है तो, और joined together to make a new compound। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपकी बॉडी ने पेप्टाइड्स बनाया प्रोटीन को तोड़ के। अब यही पेप्टाइड्स को जोड़ के बॉडी बनाएगी एक न्यू प्रोटीन, और चलो ये प्रोटीन को बॉडी यूज कर रही है मसल रिपेयर के लिए। ठीक है। तो जब ये एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं तो इट यूजेस एनर्जी। आइडिया क्लियर हुआ? सो आपकी बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म जहाँ पे दुनिया भर के केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। आइडियल यू कैन वहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा होगा, एनर्जी रिलीज हो रही होगी। इधर वहाँ पे आपकी बॉडी केमिकल रिएक्शंस को यूज कर रही होगी एनर्जी को, ताकि नए केमिकल रिएक्शन से या नए कंपाउंड्स बना सके। ठीक है। तो द सम टोटल ऑफ catabolic reactions plus anabolic reactions is equal to metabolism। आई होप ये पैटर्न थोड़ा क्लियर हुआ रहेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट उसको मैं चाहा तो इतना सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दिस इज मेटाबॉलिज्म। अब किसी के बॉडी में कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शंस की स्पीड ज़्यादा होगी, सो हम क्या कहेंगे, उसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है। किसी के बॉडी में ये कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शंस की स्पीड क्या होगी, कम होगी, तो बेसिकली क्या हो गया, उसका मेटाबॉलिज्म स्लो है। आइडिया क्लियर हुआ? इजी। आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में एक फेयर अंडरस्टैंडिंग आई रहेगी। सो नाउ अभी हम समझेंगे कि मेटाबॉलिज्म को बेसिकली कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है। तो उसके पहले हमको समझना पड़ेगा बीएमआर और टीडीईई या टोटल डेली एनर्जी का कॉन्सेप्ट, बेसिकली ये होता क्या है। ठीक है। सो नाउ फॉर एग्जांपल मैं एक परसेंटेज वाइज हम बात करेंगे। एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है। नाउ राउंड सर्कल लिए बट ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। नाउ बेसिकली ये जो पूरा सर्कल है, दिस इज योर 100% ऑफ टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। मतलब बेसिकली आपकी ह्यूमन बॉडी 24 आवर्स में कितनी एनर्जी खर्च करती है। ठीक है। 24 घंटे में आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज खर्च करती है, ये पूरा एक सर्कल है। सो इट कुड बी लाइक 2000, इट कुड बी 3000, इट कुड बी 2500, वॉट एवर एक्स वाई जेड अमाउंट। ठीक है। ये आगे देखेंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और क्या नंबर है इसके लिए। ठीक है। अब लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इसको हम लोग 4 हिस्से में बांटते हैं इस सर्कल को बेसिकली। ठीक है। 25%, 25%, 25% एंड 25%। दिस टोटल आपका 100% हो गया। सो अगर मैं कहूँ ये जो सर्कल है इसमें से आपकी बॉडी 60 to 70% ऑफ एनर्जी आपके सर्वाइवल पे खर्चा करती है, आपको जिंदा रखता है। याद है हमने थोड़ी देर पहले 11 सिस्टम्स की बात की थी, तो उनको रन करने के लिए 24/7 उनको रन करने के लिए आपकी बॉडी ये 70% ऑफ एनर्जी खर्च करती है।
बराबर। सो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ 24 आवर्स तक नो एक्टिविटी, मतलब आपको सिर्फ सो जाना है, कोई मूवमेंट नहीं करना है, तो भी आपकी बॉडी आपके डे का 60 to 70% खर्च करेगी आपको जिंदा रखने के लिए, वो 11 सिस्टम्स को रन करने के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी एक कंटिन्यूस वर्किंग मशीन है, कार जैसा नहीं है कि आपने स्विच ऑफ कर दिया बंद हो गया सब। आपकी बॉडी 24/7 चलती रहती है, आप सोते हो तो भी आपकी बॉडी काम करती रहती है, तो वो सारे सिस्टम्स को रन करने के लिए बॉडी को एनर्जी खर्च करना पड़ता है। सो ओवरऑल 60 to 70% आपकी बॉडी खर्च करती है। कहाँ खर्च करती है? आपकी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे, ये सबसे ज़्यादा, ये दोनों सबसे ज़्यादा कैलोरीज खर्च करते हैं, ठीक है, ग्रोथ एंड रिपेयर पे, ठीक है, सर्कुलेशन पे, एंड मेनी मोर, ई टी सी वट एवर यू से, ठीक है। तो बहुत सारे फंक्शंस है जो बॉडी 24/7 करता रहता है, तो ये सारे फंक्शंस को रन करने के लिए बॉडी आपके 60 to 70% खर्च करती रहती है। ये जो कैलोरी एक्सपेंडिचर है इसको कहा जाता है BMR या बेसल मेटाबॉलिक रेट, द रेट एट विच बॉडी बर्न्स कैलोरीज एट रिलेटिव रेस्ट टू कीप बॉडी अलाइव, बराबर। सो बाकी जो बच गया आपका 30%, ये एक्चुअली क्या है? ये है आपका एक्टिविटी, मतलब आप जो भी रन कर रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, ये सब उस 30% में आ जाता है। तो इससे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, मैं ट्रेडमिल पे इतना भागा, मेरी कैलोरीज बर्न हो रही है, ब्ला ब्ला। आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा कैलोरीज रेस्ट में बर्न करती है। आप जो एक्टिविटी करते हो आप बस उसको थोड़ा एनहांस करते हो कि रेस्ट में आपकी बॉडी थोड़ी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है। सो जब आप भागते दौड़ते हो आप अपनी बॉडी को फिट रखते हो, अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखते हो, ठीक है। सो जब आपकी बॉडी, आपने 70 + 30 कर लिया, तो ये हो गया आपका 100%। नाउ दिस इज कॉल्ड एज TDEE, known as total daily energy expenditure। सिंपल पैटर्न में क्लियर हुआ आपको? कोई डाउट्स? कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको 75-25 नहीं करता, मैं इसको अभी करता हूँ 30% को मैं इस तरीके से अलग कर देता हूँ। सो 70% इज योर BMR and 30% is your activity। इज दिस क्लियर? अब इसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसको हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं ऑनलाइन से। तो अभी मैं जाऊंगा क्रोम ब्राउजर के ऊपर आइडियली, ठीक है। सो दिस इज द क्रोम ब्राउजर, राइट। सो यहाँ पे आप कैलकुलेटर, BMR कैलकुलेटर करके गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, calculator.net। वहाँ पे जाके आप अपना BMR कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं बता दो भी कैसे करना है। तो जस्ट इमेजिन कोई एक 25 ईयर्स का इंडिविजुअल है, मेल है। अभी यहाँ पे जाके आप अपना चेंज कर सकते हो सेटिंग यूनिट्स में वगैरह जो भी है। सो यहाँ पे मिफिन सेंट जॉर्ज है, रिवाइस हैरिस बेनेडिक्ट है। अगर आपको अपने बॉडी का फैट परसेंटेज पता है तो कैच मकार्डले भी आप यूज़ कर सकते हो। आई वुड गो विद रिवाइस हैरिस बेनेडिक्ट फॉर्मूला। सो यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल है जिसकी हाइट है 6 फुट, तो ही वुड बी 182 सेंटीमीटर्स, ठीक है। उस बंदे का वेट है फॉर एग्जाम्पल 80 kgs, ठीक है। कैलोरीज में हम लोग को आंसर चाहिए, या मिफिन सेंट जॉर्ज भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई विल गो विथ रिवाइस हैरिस बेनेडिक्ट। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया। तो अभी यहाँ पे जो बंदा इंडिविजुअल 25 साल का है, मेल है, 182 सेंटीमीटर्स है, वेट 80 kgs है, तो उसका BMR आता है 1892 कैलोरीज। कितना आता है उसका BMR? 1892 कैलोरीज। अब ये BMR क्या है? उसका रेस्टिंग स्टेज पे उसकी बॉडी कैलोरीज जो खर्च करती है वो नंबर्स है, ठीक है। सो नाउ अगर ये इंडिविजुअल वर्कआउट करता है, एक्टिविटी करता है, तो उसका BMR कितना होना चाहिए? नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड उस बंदे की एक्टिविटी लेवल कितनी है। अगर वो सेडेंटरी है, वो वर्कआउट नहीं करता है, तो उसका रिक्वायरमेंट रहेगा 2270, ठीक है। अगर वो एक्सरसाइज करता है तो उसका TDE रहेगा 2601, मतलब एक्सरसाइज करता है 1 to 3 टाइम्स अ वीक। अगर वो 4 to 5 टाइम्स अ वीक करता है तो उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी 2770। मैं रिक्वायरमेंट बोल रहा हूँ, बेसिकली उसकी बॉडी उतना खर्च करेगी।
और ये अप्रॉक्स नंबर्स है, एक फॉर्मूला है, मैथमेटिकली इक्वेशन है। अगर वो डेली एक्सरसाइज करता है, इंटेंस एक्सरसाइज करता है 3 to 5 टाइम्स अ वीक, तो 2900, 6 to 7 days of intense exercises 3200, very intense exercise daily physical job 3594 calories। सो इस तरीके से वो अपना कैलोरीज कैलकुलेट कर सकता है कि हाँ उसकी बॉडी डेली कितनी कैलोरीज अप्रॉक्स एक नंबर खर्च करती है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंडिविजुअल की बॉडी 3000 किलो कैलोरीज खर्च करती है, दैट इज हिज TDEE फॉर एग्जाम्पल, तो इसके हिसाब से वो अंदाज़ा लगा सकता है कि उसको कितनी कैलोरीज खाना है फैट लॉस के लिए या मसल गेन के लिए। तो फैट लॉस के लिए अगर वो 10% भी डिप्रिशिएट करता है, तो 2700 किलो कैलोरीज की डाइट होनी चाहिए इफ़ यू वांट्स टू डू अ सस्टेन्ड फैट लॉस, जहाँ पे परफॉर्मेंस भी डाउन नहीं होगा, मसल मास भी मेंटेन रहेगा। ये हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, अगर उसको मसल गेन करना है, ही कैन गो अप टू 10% ऑफ सरप्लस। ठीक है, that would be 3300 to get a better muscle gain, slow and steady। हाँ, वो हैवी भी कर सकते हैं, बट उसमें फैट गेन होने के चांसेस भी ज़्यादा है। क्लियर, सिंपल, ओके। आगे बढ़ते हैं, अभी ये फैक्टर्स देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। बहुत सारे इंडिविजुअल्स के मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है, तो उस बारे में भी हम लोग डिस्कस करके लेते हैं। नाउ, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जिनका आइडियली मेटाबॉलिज्म डिफरेंट रहता है। हर एक इंडिविजुअल का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट रहता है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स है। नाउ यहाँ पे हम लोग उसको लिखेंगे, सॉरी, हाँ, ओके। नाउ बहुत सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है फॉर मेटाबॉलिज्म। बहुत सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है, इसमें से सबसे पहला आता है बॉडी टाइप्स। ठीक है, नाउ ह्यूमन बॉडी में बेसिकली 3 टाइप की बॉडीज होती है, बॉडी टाइप्स होती है। द फर्स्ट वन इज ectomorph, the second one is endomorph and the third one is mesomorph। ठीक है, आपको जानना ज़रूरी है कि आपका बॉडी टाइप कौन सा है। बेटर होता है ये जानना, बिकॉज इट गिव्स यू एन एस्पेक्ट कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा होगा। फैट लॉस, मसल गेन अगर आपको करना है तो आपको क्या क्या कठिनाई आएगी। सो जो एक्टोमॉर्फ होते हैं वो स्किनी होते हैं। ठीक है, इनका मेटाबॉलिज्म हाई रहता है, इनका मेटाबॉलिज्म हाई रहता है, तो इनके लिए मसल गेन करना डिफिकल्ट है, फैट लॉस, फैट परसेंटेज वैसे ही कम रहता है। क्लियर। जो एंडोमॉर्फ रहते हैं ये गोल शेप में रहते हैं, ओवल शेप में, राउंड शेप बोल सकते हैं उसको। ठीक है, जिनका मेटाबॉलिज्म लो रहता है एंड दे गेन फैट easily, lose फैट इजीली, इनके लिए मसल गेन भी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, एंडोमॉर्फ जो होते हैं, जो मेरा बॉडी टाइप इज प्योर एंडोमॉर्फ, मेरे लिए मसल गेन करना बहुत आसान है, बट फैट लॉस करना उतना ही डिफिकल्ट होता है। अब ये जो मेसोमॉर्फ होते हैं ये परफेक्टली इन शेप होते हैं। ठीक है, कुछ भी खाए कैसी भी रहे, इनकी बॉडी एक एवरेज अच्छे शेप में रहती है, तो इनका मेटाबॉलिज्म रहता है परफेक्ट। ठीक है, इनके लिए मसल गेन करना इज ईजी एंड फैट लॉस करना इज ऑल्सो इज ईजी। सो बेसिकली आप समझो कि आपका बॉडी टाइप कौन सा है, तो आपका मेटाबॉलिज्म भी उस हिसाब से डिफर करेगा, और ये जेनेटिक्स होता है। बहुत बोलता है आई कैन चेंज माई बॉडी टाइप, यू कांट चेंज योर बॉडी टाइप, इट इज फ्रॉम द बर्थ। ठीक है, द सेकेंड इज बॉडी कॉम्पोजिशन।
ठीक है। बॉडी कॉम्पोजिशन में अगर हाई मसल मास है तो हाई मेटाबॉलिज्म है। ठीक है। अगर आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा है तो आपको मेटाबॉलिज्म हाई रहने वाला नहीं है, बिकॉज मसल इज एन एक्टिव टिश्यू, वो कैलोरीज को एक्टिवली खर्च करता है टू रन इट्स फंक्शन। फैट इज नॉट एन एक्टिव टिश्यू, मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू नहीं है, तो वो कैलोरीज खर्च नहीं करता है। सो अगर दो इंडिविजुअल्स है, दोनों 100 किलो के हैं, एक बंदा मस्कुलर है और एक बंदा फैट है, तो दोनों में मेटाबॉलिकली आप देखोगे मेटाबॉलिज्म का डिफरेंस आएगा। जिसका मसल परसेंटेज ज़्यादा है उसका मेटाबॉलिज्म एवरेज हाई रहेगा। रीजन, ज़्यादा मसल मास, ज़्यादा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्लियर। अब लोकेशन, ये भी बहुत मैटर करता है। कोल्डर लोकेशन, हायर मेटाबॉलिज्म। रीजन, एग्जैक्टली, क्योंकि कोल्डर लोकेशंस में बॉडी को ज़्यादा हीट जनरेट करनी पड़ती है टू सर्वाइव, और ये हीट जनरेशन के चक्कर में आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा ही रहता है। ठीक है। सो कोल्डर लोकेशंस, हायर मेटाबॉलिज्म। एज, यंग, हाई मेटाबॉलिज्म। ओल्ड, स्लो मेटाबॉलिज्म। रीजन, हॉर्मोन्स, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ज़्यादा, मसल मास ज़्यादा, मसल मास ज़्यादा, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा। एज यू ग्रो ओल्ड आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स स्लोली घटना स्टार्ट होता है। तो जब टेस्टोस्टेरोन घटता है आपकी बॉडी मसल मास लूज करना स्टार्ट करती है, बिकॉज मसल मास गेन करने के लिए आपकी बॉडी को टेस्टोस्टेरोन की जरूरत पड़ती है। सो एज योर टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप्स, मसल मास ऑल्सो ड्रॉप्स। सो जैसे मसल मास गिरना चाहते होते हैं, मसल तो है मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू एंड इट लीड्स टू अ ड्रॉप इन मेटाबॉलिज्म। सो व्हेन यू आर यंगर आपका मेटाबॉलिज्म जनरली हाई रहता है। जैसे आप ओल्ड होते जाते हैं आपके मेटाबॉलिज्म कम होता है। तो मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कर सकते हैं क्या? हाँ। कैसे? रेगुलर वेट ट्रेनिंग करके। आप अगर रेगुलर वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, मसल मास को मेंटेन कर रहे हो, हाई प्रोटीन डाइट रखते हो, तो यस आप मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कर सकते हो। दैट इज डिपेंडिंग ऑन योर लाइफ स्टाइल। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, बेसिकली मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देख रहा हूँ। एक्टिविटी, एक्टिविटी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म बेटर, एक्टिविटी कम मेटाबॉलिज्म कम। आप जितना ज़्यादा अपनी बॉडी को एक्टिव रखोगे, आप जितना ज़्यादा मूव करोगे, आप जितना ज़्यादा वर्कआउट करोगे, आपकी बॉडी में रिपेयर फंक्शन, ग्रोथ फंक्शन उतना ज़्यादा रहेगा, तो बॉडी को उतना ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है। अब इससे होगा क्या? बॉडी को ज़्यादा काम करना है तो बॉडी ज़्यादा कैलोरीज खर्च करेगी, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बेटर रहेगा कंपेयर टू अदर इंडिविजुअल्स जो कि काउच पटेटोज है, जो ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते हैं, जो ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, उनकी बॉडी में ज़्यादा ग्रोथ एंड रिपेयर का काम है नहीं, तो बॉडी स्लो डाउन हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन होता है। तो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इवन हार्मोनल बैलेंस जब बिगड़ता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, थायराइड फंक्शन होता है, किसी में थायराइड के लेवल ज़्यादा होते हैं तो मेटाबॉलिज्म उनका फास्ट होता है, बिकॉज थायराइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म। अगर थायराइड कम है, थायराइड हार्मोन्स का सेक्रेशन कम है, तो आपका मेटाबॉलिज्म भी डाउन होना स्टार्ट होता है। ये भी रीज़न है आपकी बॉडी में। किसी के बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम होना स्टार्ट होता है तो मेटाबॉलिज्म भी अपने आप धीरे धीरे स्लो डाउन होना स्टार्ट होता है। तो ये सारे रीजन है बेसिकली। इवन आपका डाइट भी मैटर करता है, आप क्या खाते हो। अगर आप हाई थर्मोजेनिक फूड्स खाओगे तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म थोड़ा ज़्यादा रहेगा आइडियली, क्योंकि बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा कैलोरीज खर्च करनी पड़ती है। तो ये सारे रीजन आइडियली आपको समझना है कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आपको आज का टॉपिक समझा हो। कोई भी अगर डाउट्स है, क्वेश्चंस है, कोई ओपिनियंस है, कोई पॉइंट्स है, अगर आपको बताना है तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट्स। इट्स अप्रिशिएटेड, थैंक यू सो मच। एंड अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ऑल्सो लाइक द वीडियो। इससे हमें
फ़ायदा मिलेगा एज़ यूजुअल आपको, और नए वीडियोस बना के हमें पेश करने में हमें प्रोत्साहन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। एंड इफ़ यू वांट कि लगता है कि किसी का शेयर होना चाहिए तो ऑल्सो शेयर द वीडियो। ठीक है, सो आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगता है, हाँ सॉरी सॉरी, इसमें अगर आपको लगता है मुझे कोई टॉपिक पे बात करना चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दिस इज Mohsin Merchant signing off. See you in the next lecture. Till then, take care, stay healthy, eat clean, and stay fit. Ciao.